हेलो एंड वेलकम टू शुभ्रा रंजन आईएएस। मैं हूं अमन सोनी और मैं आपके साथ इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम के ऊपर एक ऐसी सीरीज शुरू करना जा रहा हूं जिसके कारण आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब पहली बात तो आप ये समझें कि सर आज हिंदी में एकदम से कैसे आ गए। अब बात यह है कि मेरा मेरा खुद का मानना यह है कि अगर किसी आदमी को अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की समझ होगी तो वो अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, राजनीति, पॉलिटी, इन सबको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो मेरा मानना तो ये है कि भारत के हर जनमानस को इकोनॉमी के बेसिक्स तो आने ही चाहिए। तो आज मैं जो अभी आज की बात मैं करूं तो आज आपके साथ मैं जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं वो है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर। इस सीरीज में मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसेट्स क्या होते हैं या फिर एनपीएस क्या होते हैं। दूसरी इसके ऊपर वीडियोस रहेगी। वीडियो जो रहेगी वो रहेगी कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में क्या अंतर है, या फिर इसी इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, प्रोविजनिंग अमाउंट क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रीजंस फॉर हाई नंबर ऑफ एनपीएस इन इंडिया एंड देयर इफेक्ट। फिर हम करेंगे से इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड आरबीआई टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एनपीएस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल आर फ्रेमवर्क क्या है, आरआरआर फ्रेमवर्क क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स कैसे काम करते हैं, एआरसीज कैसे काम करती है। फिर हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट चीजें जो बनी हैं वो है, पहले हम डिस्कस करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और लास्ट में हम इस सीरीज को खत्म करेंगे बैड बैंक के थ्रू। मैं इस सीरीज के अंदर डायरेक्टली इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड या फिर बैड बैंक नहीं लेके आना चाह रहा था, क्योंकि आप इनकी वैल्यू तभी समझेंगे जब आपको हमारी सिरदर्दी पता है। सिरदर्दी हमारी है एनपीएस। तो एनपीएस पता होने के लिए हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली एसेट्स क्या है। तो ये जो जितने भी हम क्लासेस करेंगे, जितने भी हम ये डिस्कशन करेंगे, ये डिस्कशन जो है हमारी 6 पार्ट्स में रहेंगी। आज की जो डिस्कशन रहेगी वो रहेगी एसेट्स और एनपीएस के ऊपर। आपको मैं बेसिक्स कराऊंगा, एसेट्स और एनपीएस का कंसेप्ट्स कराऊंगा, उसके बाद हम एप्लीकेशन की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक का एसेट क्या होता है, अब आप समझिए। ये है कोई रिच, ये है कोई फार्मर, ये है कोई कॉर्पोरेट। आप समझिए, एक ये कोई रिच आदमी है, रिच पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, अब समझिए कि सपोज किसी आदमी के पास बहुत सारा पैसा है, जितना वो इस्तेमाल कर सकता है उससे कहीं ज्यादा पैसा है। तो उस केस में वो उस पैसे का क्या करेगा? क्या वो घर घर जाए? क्या वो सारे पैसे को एक कार्ट के ऊपर डाल लेगा, एक ठेले के ऊपर डाल लेगा और गली गली जाएगा, पैसे ले लो पैसे ले लो? या वो ऐसे करेगा? या फिर एक दूसरा केस लेके चलते हैं, जहां पर एक किसान है जिसके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी खेती बाड़ी के लिए फर्टिलाइजर खरीद सके, बीज खरीद सके, सीड्स खरीद सके। तो क्या वो घर घर जाएगा? या फिर सपोज करो कोई कॉर्पोरेट है, सपोज करो टाटा स्टील है, उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो नया प्लांट डालना चाहता है, पर उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या इस केस के अंदर जो ये फार्मर है भले ही, या फिर ये जो
कॉर्पोरेट है क्या, ये घर घर जाएंगे, बेल बजाएंगे, बोलेंगे भाई साहब 1 लाख रुपए तो दे दो, ब्याज के ऊपर दे दो? ऐसा नहीं होगा। हमें बेसिकली एक इंटरमीडियरी चाहिए, हमें बेसिकली एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी चाहिए, जो हमसे, हमारे पास अगर सरप्लस रुपया हो तो हमसे सरप्लस रुपया ले ले, उसके ऊपर हमें कुछ इंटरेस्ट दे दे, और फिर वही पैसा जिसको जरूरत हो उसको दे दे, और उनसे भी कुछ इंटरेस्ट ले ले। अब द रेट एट विच पीपल डिपॉजिट मनी इन द बैंक, दिस रेट इज कॉल्ड डिपॉजिट रेट। ठीक, डिपॉजिट रेट। उसी तरीके से द रेट एट विच द बैंक इज लेंडिंग मनी, इट इज कॉल्ड लेंडिंग रेट या फिर क्रेडिट रेट। अभी बैंक क्या है, बैंक सपोज 100 रुपए लेता है किसी आदमी से और उसको 6% इंटरेस्ट देता है, बैंक फिर वही पैसा इसको फार्मर को या कॉर्पोरेट को देगा और उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट देगा। तो बेसिकली बैंक इस पूरे प्रोसेस के अंदर 6% इंटरेस्ट कमा रहा है। तो बात ये है, पॉइंट ये है, व्हेन अ बैंक इट लेंड्स टू एनी कस्टमर, बैंक कैन लेंड for agriculture purposes, bank can lend for business purposes, bank can lend for a home loan, bank can lend for car loan. So whenever a bank is lending, the amount which the bank is lending, it is an asset for the bank. All right, whenever the bank is lending, it is an asset for the bank. All right, तो बैंक का asset क्या है? The loans which the bank is giving. All right, अब अगर मैं इसको स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो इंडिया के अंदर वी हैव 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वी हैव 22 प्राइवेट बैंक्स, वी हैव 46 फॉरेन बैंक्स, वी हैव 56 RRBs, वी हैव 1485 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, वी हैव 96,000 रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब वो एंटिटीज हैं जो लोन देती हैं। तो अगर मैं सबके बात करूं तो ये सब जो लोन दे रही हैं, देन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स व्हिच इंडिया हैज करंटली इज रुपीज 200 lakh crores. All right, total value of assets which Indian banks have of now is rupees 200 lakh crore rupees. All right, अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे इसी के अंदर है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, कि एसेट्स किस किस प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स, पहला टाइप है वो है स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट क्या है? स्टैंडर्ड एसेट वो है व्हेन द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इज पेड ऑन टाइम। सपोज किसी ने बैंक से लोन लिया है और वो बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अगर टाइम से लौटा रहा है, टाइम से दे रहा है वापस, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एसेट। फिर दूसरा है, अब एग्जांपल का बताता हूं मैं। सपोज मैंने एक होम लोन लिया है और मैंने 2020 के अंदर एक होम लोन लिया था, 2021, 2022, सपोज करो मैंने जनवरी के अंदर होम लोन लिया, तो ऑब्वियसली फरवरी के अंदर उसकी फर्स्ट ईएमआई मैं दूंगा, मार्च के अंदर सेकंड ईएमआई दूंगा, अप्रैल के अंदर थर्ड ईएमआई दूंगा। बट सपोज मई मंथ के अंदर आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू पे द ईएमआई, क्योंकि सपोज मेरी जॉब चली गई है, तो मेरी पेमेंट कब ड्यू थी? पेमेंट थी मई को ड्यू, बट मैं मई को पेमेंट नहीं कर पाया।
सपोज EMI पे करने का दिन है 10th ऑफ एवरी मंथ, सो आई मेक अ पेमेंट ऑन 10th ऑफ फेब, 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ अप्रैल, बट 10th ऑफ मई को मैं पेमेंट नहीं कर पाया। तो ये बताइए कि 11th मई को कितने दिन का डिले हो जाएगा? 11th मई को एक दिन का डिले हो जाएगा। पेमेंट की हो तो मेरे को 31 दिन हो जाएंगे, बट हेयर आई एम नॉट वरिड अबाउट पेमेंट कब की है, मैं इसके ऊपर चिंतित हूं, मैं इसके ऊपर वरिड हूं कि डिले कितना हो गया। 10 मई को पेमेंट करनी थी, 11 मई को एक दिन का डिले है। ऐसे ही 10 जून को देयर विल बी डिले ऑफ 30 डेज। ठीक है, सपोज मैं 10 जुलाई तक भी पेमेंट नहीं करता तो 10 जुलाई को मेरा डिले हो जाएगा 60 डेज का। सपोज मैं 10 अगस्त का तक भी पेमेंट नहीं करता हूं तो 10 अगस्त को मेरा डिले हो जाएगा 90 डेज का। तो 10 अगस्त को मेरा अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हेंस वी कम टू द सेकेंड पार्ट विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। Why do we call it non-performing asset? When the asset fails to generate income. When the asset fails to generate income, it becomes a non-performing asset. टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो एनपीए कब है? When there is a delay of 90 days इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ठीक है, अगर 90 डेज का डिले हो जाए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे करने में, तब उस अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। बट अगर मैं एग्रीकल्चरल लोन की बात मैं करूं, सपोज मैं एक किसान हूं और मैंने अपने खेती के लिए लोन लिया है, तो एग्रीकल्चरल लोन जो है इट डजंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ डेज। एग्रीकल्चरल लोन का एनपीए इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉपिंग सीजन। इट डिपेंड्स अपॉन क्रॉपिंग सीजन। अब क्रॉपिंग सीजन में कैसे? क्रॉपिंग सीजन क्या होता है कि सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, ठीक है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जो भी टाइम है उसको क्रॉपिंग सीजन बोलते हैं। तो वी हैव टू टाइप ऑफ क्रॉप्स, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप ले लेते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप ले लेते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है? वो क्रॉप जिसका क्रॉपिंग सीजन एक साल से ज्यादा है। ऑलराइट, वो फसल जिसमें क्रॉपिंग सीजन एक साल से ज्यादा है वो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, और जिसका क्रॉपिंग सीजन इससे कम है, लेस देन 1 ईयर, वो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। तो अगर मैं शुगर केन की बात करूं तो शुगर केन का क्रॉपिंग सीजन 12 से 15 महीने है, जबकि मैं वीट की बात करूं, राइस की बात करूं, पल्सेस की बात करूं, जूट की बात करूं, कॉटन की बात करूं, इनका क्रॉपिंग सीजन सिर्फ 4-5 महीने है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या हो गई? एग्जांपल शुगर केन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या हो गई? वीट और राइस। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं इनके अंदर अगर एक क्रॉपिंग सीजन का डिले है, ऑलराइट, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर एक क्रॉपिंग सीजन का डिले है तो वहां पर वो एनपीए है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर अगर 2 क्रॉपिंग सीजन का डिले है तो वो एनपीए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, कि 2 क्रॉपिंग सीजन का डिले शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स के अंदर और एक क्रॉपिंग सीजन का डिले लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के अंदर एनपीए बन जाएगा। ठीक है, अब एनपीए के अपने से अलग क्लासिफिकेशन है। एनपीएस की अलग से क्लासिफिकेशन। So if I talk about classification of NPAs, we have substandard NPAs. Substandard NPA क्या है? When the account remains NPA for less than equal to 12 months. समझाता हूं।
सपोज ये देखिए, सेम एग्जांपल चलते हैं। अगस्त के दिन मेरा अकाउंट बन गया एनपीए, राइट। और सपोज करो मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी टिल नेक्स्ट अगस्त तक मैं पेमेंट नहीं करता हूं, मैं 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं कर रहा। तो उस केस में माई इस अगस्त तक क्या है, मेरा अकाउंट एनपीए कब बना, अगस्त 2020, और अगस्त 2021 तक माई अकाउंट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स। मतलब कि अगर मैं यहां पर बात करूं जुलाई की, तो माई अकाउंट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ। जून के अंदर पीरियड ऑफ 10 मंथ। तो अगर कोई एसेट एनपीए रहे फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स, दैट इज कॉल्ड अ सबस्टैंडर्ड एनपीए। सबस्टैंडर्ड एनपीए का मतलब क्या है? सबस्टैंडर्ड एनपीए का मतलब ये है कि जो बोरोवर है या फिर जो गारंटर है, ठीक है, या फिर बोरोवर या गारंटर का नेटवर्थ, या फिर लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी दी है, से मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ऑलराइट, दो बातें, ठीक है। नेटवर्थ ऑफ बोरोवर और गारंटर और मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इफ इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है। इफ इट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब सपोज करो मेरा आउटस्टैंडिंग है 100 करोड़ रुपए, बट बोरोवर या गारंटर का नेटवर्थ ही सपोज 90 करोड़ रुपए है, या फिर जो बोरोवर है उसने लोन लेने के लिए जो सिक्योरिटी रखी है, सपोज अपनी प्रॉपर्टी रखी है, उसकी मार्केट वैल्यू ही 90 करोड़ रुपए है। तो उस केस में प्रॉपर्टी को मैं सेल भी कर लूं तो भी मेरा 100 करोड़ रिटर्न नहीं होने वाला है। ऑलराइट, तो उस केस में उसको बोला जाएगा सब स्टैंडर्ड एनपीए, मतलब कि अकाउंट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स एंड द net worth of borrower or guarantor and the market value of security is less than the value of asset, or it is not full enough, it is not good enough to provide full recovery. All right, the value is not good enough to provide full recovery to the bank, ठीक है। और दूसरा है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट क्या है? when the account remains substandard asset for a period of equal less than when account remains substandard asset for a period of more than equal to 12 months. All right, when the account remains substandard asset for 12 months or more, it is called a doubtful asset. All right, तो ये है doubtful asset। और एक और है which is called loss asset। loss asset में क्या है? when the auditor of the bank or RBI or the bank, when they certify that nothing significant can be recovered from the asset, it is termed as a loss asset. All right, when they say कि कुछ भी रिकवर नहीं होने वाला है, हार्डली कुछ रिकवर होगा, ये भी लगा लो कि 100 करोड़ का लोन है, 10 करोड़ रिकवर हो जाएगा। So when hardly anything can be recovered and this is being certified by auditor of the bank, RBI or the bank, then that asset is called a loss asset. अब आप एक बात समझिए कि कि एनपीए अपने को कब क्लासिफाई करेंगे? एनपीए तो हम क्लासिफाई करेंगे जब 90 डेज का डिले हो जाए। पर हमें उससे पहले तो कुछ पता लगना चाहिए। अब 90 डेज तो आप ये देखिए कि मैंने अप्रैल में पेमेंट की थी, राइट, अप्रैल में पेमेंट की थी और अगस्त में जाके मेरे अकाउंट को एनपीए बनाया जाएगा। बट जब मैंने मई में पेमेंट नहीं की थी तब मेरा अकाउंट स्टैंडर्ड एसेट तो नहीं था, पर यह भी पक्का था कि हाँ फ्यूचर में ये कहीं ना कहीं जाके एनपीए बन सकता है।
फिर मैंने जून में भी पेमेंट नहीं की, फिर तो और टेंशन होनी चाहिए थी, ये पक्का फ्यूचर में पेमेंट नहीं होने वाली। तो अगर हमारे पास एक क्लासिफिकेशन हो जिसमें हम 90 डेज से पहले ही कुछ बता सके बैंक को कि देखिए इन इन अकाउंट्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक को यह समझ में आ जाएगा फ्यूचर में इस एसेट में प्रॉब्लम होने वाली है। बैंक शुड टेक अ स्टेप, बैंक शुड टेक इमीडिएट स्टेप सो दैट वो अकाउंट एनपीए ना बने। इसलिए आरबीआई एक और क्लासिफिकेशन लेके आया जिसको बोला गया एसएमए अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में क्या रहेगा, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स 3 टाइप के हैं, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। SMA 0 क्या है, SMA 0 है when the delay is for 1 to 30 days। SMA 1 क्या है, when the delay is from 31 days to 60 days। और SMA 2 क्या है, when the delay is from 61 days to 90 days। ठीक है, तो ये है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, SMA 0, SMA 1 और SMA 2। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं।